फिल्म की शुरुआत एक छोटी लड़की से होती है जो आराम से बैठकर टीवी पर कार्टून देख रही है। अचानक टीवी का सिग्नल चला जाता है। स्क्रीन पर एक इमरजेंसी रिपोर्ट आती है जिसमें बताया जाता है कि दुनिया में खतरनाक वायरस फैल गया है। ये कोई साधारण वायरस नहीं था, बल्कि बहुत डरावना इन्फेक्शन था जो मिनटों में इंसानों को खूंखार जानवर बना देता था। वैज्ञानिकों ने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि यह वायरस जल्द ही पूरी दुनिया में फैल जाएगा, इसलिए सबको खुद को बचाना चाहिए। हम देखते हैं कि इन बच्चों की माँ भी बहुत घबरा रही है। वो अपने पति से फोन पर बात करती है जो एक पायलट है। वो बताता है कि हालात कंट्रोल से बाहर हो चुके हैं। संक्रमित लोग अब फेरल्स कहलाते हैं और हर जगह फैल रहे हैं। ये फेरल्स ज़ॉम्बी जैसे हो गए हैं, लेकिन ज़ॉम्बी से बहुत तेज और ताकतवर। ये सोच भी सकते हैं। इन फेरल्स ने कई शहर और इलाके कब्जा कर लिए हैं, और जिस इलाके में वे अभी हैं वो सबसे खतरनाक है। पायलट अपनी वाइफ से कहता है, तुम्हें इस सोसाइटी से तुरंत निकलना होगा। फोन काटने से पहले पायलट अपनी बेटी एबिगेल को खुश करने के लिए वो ब्रेसलेट दिखाता है जो एबिगेल ने अपने पापा के लिए बनाया था। वो वादा करता है कि इसे हमेशा अपने साथ रखेगा और जल्द ही उनके पास पहुंच जाएगा। वे सब अपनी जान बचाने बाहर भागते हैं, लेकिन बाहर का नज़ारा बहुत डरावना था। सायरन बज रहे थे, लोग चीख रहे थे और फेरल्स हर तरफ थे। वे अपनी कार की तरफ भागते हैं, लेकिन तभी एक फेरल उनकी मां पर हमला कर देता है। पल भर में एबिगेल की मां उसके सामने फेरल बन जाती है। एबिगेल घबराकर कार के नीचे छिप जाती है। नीचे से वो देखती है कि उसी फेरल ने उसके भाई पर भी हमला किया और उसे भी संक्रमित कर दिया। ये देख एबिगेल को बहुत दुख होता है, लेकिन वो चुप रहती है क्योंकि जानती है कि अगर आवाज की तो फेरल उसे भी मार देगा। कार के नीचे छिपी होने से फेरल एबिगेल को नहीं देख पाता और चला जाता है। एबिगेल सोचती है कि वो बच गई, लेकिन तभी उसकी अपनी माँ, जो अब फेरल बन चुकी थी, एबिगेल को देख लेती है और उसे मारने दौड़ती है। एक गोली की आवाज आती है। एबिगेल देखती है कि उसकी मां गिर पड़ी क्योंकि एक आदमी ने गोली मारकर एबिगेल को बचाया। ये आदमी कैसियस है, जो प्यार से एबिगेल को कार के नीचे से निकालता है, गोद में लेकर सांत्वना देता है। तभी उसे एबिगेल की नज़र एक छोटे बच्चे पर जाती है। वो समझ जाता है कि ये एबिगेल का भाई है जो अब फेरल बनने वाला है। कैसियस एबिगेल से कहता है कि कान बंद कर लो, और फिर उसके भाई के सिर में गोली मारकर हमेशा के लिए खत्म कर देता है। कुछ ही मिनट बीते थे और एबिगेल की दुनिया बदल चुकी थी। उसका पूरा परिवार खत्म हो गया था, और उस दिन से कैसियस उसका परिवार बन गया। वो उसका टीचर और प्रोटेक्टर बन गया। फिल्म फिर 10 साल आगे जाती है। दुनिया पूरी तरह बदल चुकी है और चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा है। ज्यादातर इंसान या तो मर चुके हैं या फेरल्स बन गए हैं। कैसियस और एबिगेल जंगल में सर्वाइव कर गए हैं क्योंकि शहरों में फेरल्स का कब्जा है। एबिगेल अब वो डरी हुई बच्ची नहीं रही, वो एक वॉरियर बन चुकी है क्योंकि कैसियस ने उसे लड़ना, शिकार करना और सर्वाइव करना सिखाया है। इस बार हम उन्हें जंगल में प्रैक्टिस करते देखते हैं और उन्हें एक सर्वाइवर दिखता है जो फेरल्स से भाग रहा है। कैसियस एबिगेल से कहता है कि ये तेरे लिए टेस्ट है। वो अपनी स्नाइपर देता है और कहता है कि इस आदमी को बचाओ और बाकी फेरल्स को मारो। एबिगेल बैठती है और निशाना लगाने से पहले कैसियस कहता है कि रिलैक्स हो, गहरी सांस लो, टारगेट पर निशाना लगाओ और फिर ट्रिगर दबाओ। एबिगेल ऐसा करती है, लेकिन खुद को प्रूव करने की जल्दी में वो टारगेट तो देखती है, लेकिन उसके आसपास इंसान को नहीं देखती। जब एबिगेल गोली चलाती है तो गोली फेरल की बजाय सर्वाइवर को लग जाती है। ये बहुत बड़ी गलती थी, खासकर इस दुनिया में जहां इंसान इतने कम बचे हैं। एबिगेल ने एक इंसान को मार दिया। कैसियस उसे बहुत डांटता है और खुद जाकर ज़ॉम्बी मारता है। वो जानता था कि ये मरा हुआ आदमी फिर फेरल बनकर जिंदा हो जाएगा, इसलिए जिंदा होने से पहले वो उसका सिर काट देता है। इसके बाद वो उसकी कार से सामान निकालता है और उसके जूते भी पहन लेता है क्योंकि कैसियस के अपने जूते बहुत पुराने हो चुके थे। वे जाने वाले होते हैं कि अचानक गाड़ियां उन्हें घेर लेती हैं। इन गाड़ियों में कई इंसान सर्वाइवर्स थे और हथियारों से लैस। उन्होंने कैसियस को अपने मरे हुए दोस्त के जूतों में देखा। उन्हें लगा कि कैसियस लुटेरा है और अपने दोस्त को लूटने के लिए मारा है। आदमी को गोली भी लगी थी, इसलिए साफ था कि ज़ॉम्बी ने नहीं बल्कि इनमें से किसी ने मारा है। गुस्से में सब कैसियस पर हथियार तान देते हैं। तभी एक प्रेग्नेंट औरत मेगन गाड़ी से निकलकर हालात रोकने आती है। वो सबको मनाती है, प्लीज रुक जाओ, हमारे जैसे ये भी दुनिया के बचे हुए कुछ इंसानों में से हैं, इन्हें छोड़ दो। फैसला होने से पहले एक और बड़ी मुसीबत आ जाती है। इनके शोर से ढेर सारे फेरल्स आकर्षित हो जाते हैं। अब ज़ॉम्बी हर तरफ से दौड़ते हुए आते हैं, इतने ज्यादा और इतनी तेजी से कि लोगों को गाड़ियों में भागने का मौका नहीं मिलता। उनके पास पहले से हथियार थे, इसलिए कवर लेकर लड़ने का फैसला करते हैं। जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। सर्वाइवर्स का ग्रुप हारने लगता है। हथियार ज्यादा होने के बावजूद गोली खत्म हो रही थी, लेकिन मॉन्स्टर्स रुक नहीं रहे थे। अब ढेर सारे मॉन्स्टर्स सर्वाइवर्स ग्रुप पर टूट पड़ते हैं, काटते हैं और उन्हें भी मॉन्स्टर्स बना देते हैं। सिर्फ इंसान जो बचते हैं वो कैसियस, एबिगेल, मेगन और उसका पति डेविड। जब सारे फेरल सर्वाइवर्स को काटने और संक्रमित करने में व्यस्त थे, वे अभी जिंदा थे। इस मौके का फायदा उठाकर मेगन, डेविड, एबिगेल और कैसियस एक कार में भाग निकलते हैं।
नए बने फेरल्स ग्रुप का लीडर, जो खुद भी फेरल था, अपने ग्रुप के साथ हुई इस घटना से बहुत गुस्सा था। वो कैसियस से बदला लेना चाहता था, जिसने सब शुरू किया था। इसलिए वो कैसियस की खुशबू सूंघकर उनकी कार का पीछा करने लगता है। लेकिन कैसियस काफी दूर निकल चुका था। वो उनसे पूछता है, तुम कहाँ जाना चाहते हो? वे बताते हैं, हम कॉलोनी जाना चाहते हैं, जिसे बोट टाउन भी कहते हैं। ये एक पानी के नीचे बनी कॉलोनी है, जहाँ बड़े बड़े शिप जोड़कर बनाई गई है और बचे हुए सारे इंसान सर्वाइवर्स वहाँ रहते हैं। वहाँ डॉक्टर और हर तरह की सुविधाएं हैं। ये सब सुन एबिगेल की आंखें चमक उठती हैं, क्योंकि उसे इंसानों के साथ रहने का सपना था। पहले कैसियस को यकीन नहीं होता कि ऐसी कोई इंसानी कम्युनिटी बची है। वो कहता है, मैं सालों से घूम रहा हूं और कभी ऐसी कम्युनिटी या सोसाइटी नहीं देखी। मेगन बताती है कि उन्होंने उस कम्युनिटी के लोगों से कई बार संपर्क किया है। ये सुन कैसियस मान जाता है, लेकिन खुद वहां जाने को तैयार नहीं, क्योंकि इतने लोगों के साथ रहने में ज्यादा खतरा है। लेकिन एबिगेल जिद करती है कि कम से कम मेगन को छोड़ने तो जाएं, क्योंकि उसकी हालत ऐसी है कि अकेले नहीं छोड़ सकते। कैसियस का चेहरा साफ बता रहा था कि वो इसके लिए भी तैयार नहीं। रास्ते में उनकी कार अचानक रुक जाती है और पता चलता है कि खराब हो गई है। डेविड, जो मैकेनिक है, उसे ठीक करने की कोशिश करता है, लेकिन टूल्स न होने से नाकाम रहता है। अब उन्हें पैदल चलना पड़ता है। चलते चलते वो एक पुरानी जगह पर पहुंचते हैं, जिसे एबिगेल पहचान लेती है। इस जगह के पास एक एयरफील्ड था, जहां उसके पापा काम करते थे। वो सबको बताती है कि एयरपोर्ट चलें, शायद प्लेन मिल जाए और सफर आसान हो जाए। ये आइडिया बेवकूफ़ी भरा लगता है, क्योंकि 10 साल बाद कोई प्लेन उड़ नहीं पाएगा। एबिगेल की जिद करने पर वो मान जाता है और वहां पहुंचकर बहुत अजीब चीज देखते हैं कि एयरफील्ड के अंदर एक भी प्लेन नहीं है। खुशकिस्मती से उन्हें एक गिराज में छोटा प्लेन मिल जाता है, लेकिन 10 साल पुराना होने से थोड़ा खराब हालत में। डेविड कहता है कि वो ठीक कर देगा। जब वो प्लेन ठीक कर रहा होता है तो एबिगेल को याद आता है कि वे इसे गार्ड कर रहे थे। ये लोग बार बार खुद को अपना बताते थे। वे इधर उधर देख रहे थे कि अचानक उन्हें ढेर सारे फेरल्स आते दिखते हैं। अभी दूर थे, लेकिन उनकी स्पीड से 5-10 मिनट में पास पहुंच जाएंगे। वे दौड़कर डेविड को बताते हैं कि जल्दी करो। एबिगेल पायलट सीट पर बैठती है और बचपन में पापा से सीखी सब बातें याद करने लगती है। वो एक बुकेट उठाकर प्लेन के बारे में पढ़ने लगती है। तभी ज़ॉम्बी फेंस तोड़कर अंदर आ जाते हैं। डेविड और मेगन पहले से प्लेन में थे। थोड़ी कोशिश के बाद एबिगेल प्लेन का इंजन स्टार्ट कर देती है। प्लेन रनवे पर तेजी से दौड़ने लगता है। इसके बावजूद ज़ॉम्बी इतने तेज थे कि दौड़ते प्लेन का पीछा करने की कोशिश करते हैं और उसके विंग्स को नुकसान पहुंचाते हैं। इस वक्त कैसियस आधा प्लेन के अंदर और आधा बाहर था। एक ज़ॉम्बी उसे पकड़कर बाहर खींचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो उसके सिर में गोली मारकर प्लेन से गिरा देता है। आखिरकार एबिगेल प्लेन को हवा में उड़ा लेती है। प्लेन उड़ता देख सब बहुत खुश हो जाते हैं। उन्हें राहत मिलती है, क्योंकि इतना लंबा सफर कुछ घंटों में पूरा होने वाला था। लेकिन उनकी खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती। 1 घंटे बाद प्लेन से धुआं निकलने लगता है, क्योंकि इंजन बहुत पुराना था और सर्विस नहीं हुई थी। थोड़ी देर बाद प्लेन का इंजन पूरी तरह फेल हो जाता है और वो कंट्रोल से बाहर होकर घूमने लगता है। अपनी जान बचाने के लिए कैसियस एबिगेल के पास आता है और प्लेन के लिवर पकड़कर उसे पेड़ से टकरा देता है, ताकि नुकसान कम हो। उनका आइडिया काम कर जाता है। उन्हें छोटी मोटी चोटें आती हैं, लेकिन कोई मरता नहीं। वैसे भी वे पूरा सफर तय कर चुके थे। अब बाकी का रास्ता पैदल करना था, जो 2 दिन का था। वे रात पुरानी बिल्डिंग्स में गुजारने का फैसला करते हैं, क्योंकि आसपास ज़ॉम्बी नहीं थे, लेकिन कैसियस ने चारों तरफ ट्रैप लगा रखे थे। अंदर जाते ही मेगन आकर धन्यवाद कहती है, अगर तुम न होते तो अब तक मर चुके होते। ये सुन कैसियस, जो हमेशा बहुत सख्त आदमी था, थोड़ा पिघल जाता है। मेगन को देखकर उसे अपना पास्ट याद आता है और वो बताता है, मैंने सबसे पहले अपनी वाइफ को मारा था, वो भी मजबूरी में, क्योंकि वो संक्रमित हो गई थी और मेरे पास खुद को बचाने का कोई और रास्ता नहीं था। उस दिन से उसने कसम खाई थी कि किसी के लिए नहीं लड़ेगा, सिर्फ अपनी सर्वाइवल के लिए काम करेगा। लेकिन फिर उसे एबिगेल मिली और उसने सोच बदली। एबिगेल को अपना साथी बनाया और बेटी की तरह पाला। वो बताता है कि अब किसी को बचाना उसका मिशन नहीं है, सिर्फ एबिगेल को। लेकिन तुम्हारे और डेविड के लिए जिम्मेदारी लेता हूं और वादा करता हूं कि तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचा दूंगा। अगले दिन में सफर शुरू करते हैं और चलते चलते एक अजीब नज़ारा देखते हैं। एक खूबसूरत साफ सुथरा फार्म हाउस, जहां ढेर सारे पेड़ लगे हैं और बिजली भी है। वे हैरान होकर फार्म हाउस की तरफ जाते हैं, लेकिन तभी स्पीकर से आवाज आती है कि हथियार नीचे रखो। वे मान जाते हैं, हथियार छोड़कर अंदर जाते हैं। पता चलता है कि जगह का मालिक एक वैज्ञानिक है। वो सर्वाइवर्स से मिलकर बहुत खुश होता है और सबके लिए स्वादिष्ट खाना बनाता है। सब खाते वक्त रोने लगते हैं, क्योंकि 10 साल बाद इतना अच्छा खाना खा रहे थे। डिनर के बाद वे बैठकर बातें करते हैं और बहुत अजीब तरीके से वैज्ञानिक कहता है कि ये वायरस बुरी चीज नहीं, बल्कि इंसान की एवोल्यूशन है। उसका मानना है कि वायरस ने कमजोर इंसानों को मार दिया और ताकतवर को फेरल्स बना दिया, और ये नए फेरल्स दुनिया पर राज करेंगे और बचे हुए कमजोर इंसान मर जाएंगे। बात करते करते सबको चक्कर आने लगते हैं, क्योंकि उसने सबके ड्रिंक्स में नींद की दवा मिला दी थी। इसी से पता चलता है कि उन्हें अंदर बुलाने का इरादा अच्छा नहीं था। जब आंख खुलती है तो सब बंधे होते हैं। यहाँ वैज्ञानिक अपनी असलियत बताता है कि वो सिर्फ ज़ॉम्बीज से लड़ने के लिए यहाँ है। वो एक्सपेरिमेंट कर रहा था। उसने अपनी ज़ॉम्बी वाइफ को भी यहाँ कैद करके रखा था। उसने एक डिवाइस भी बनाई थी, जिससे ना सिर्फ अपनी वाइफ बल्कि सारे ज़ॉम्बी कंट्रोल कर सकता था। वो बताता है, मैं चाहता हूँ सारे इंसान मर जाएं और फेरल्स या ज़ॉम्बी बन जाएं, ताकि मैं उन्हें कंट्रोल करके पूरी दुनिया पर राज करूँ।
वो अपनी ज़ॉम्बी वाइफ को आज़ाद करता है और डिवाइस से कंट्रोल करके इन लोगों पर हमला करने भेजता है। सब घबरा जाते हैं। जब वो कैसियस के पास पहुंचती है तो कैसियस जोर से लात मारकर उसे दूर धकेल देता है। इसी बीच डेविड अपनी ताकत से रस्सियां तोड़ लेता है। यहाँ एक ट्विस्ट पता चलता है कि डेविड धीरे धीरे संक्रमित हो रहा था। वो कई बार खुद को मारने का सोच चुका था, लेकिन पहले अपनी वाइफ को सेफ जगह पहुंचाने का फैसला किया और फिर खुद को मारने का। सफर में अगर संक्रमित हो गया तो खुद को मार देगा, ये सच किसी को पता नहीं था। लेकिन ज़ॉम्बी वायरस से मिली ताकत से वो अब इस नए ज़ॉम्बी से लड़ने लगता है। आखिरकार वे ज़ॉम्बी को मार देते हैं और वैज्ञानिक डर कर भाग जाता है। ये लोग मौका देखकर हथियार और सामान लेकर वैज्ञानिक के ट्रक में भाग निकलते हैं। भागने के बावजूद वैज्ञानिक हार नहीं मानता। वो उन्हें हर हाल में मारना चाहता है, इसलिए अपनी डिवाइस से ढेर सारे ज़ॉम्बी उनके व्हीकल के पीछे भेज देता है। इसी बीच आगे का रास्ता भी ब्लॉक मिलता है, लेकिन कोई चारा नहीं, इसलिए व्हीकल से उतरकर भागने लगते हैं। पीछे से भी ज़ॉम्बी ढेर सारे आ गए थे। डेविड को अब लगने लगता है कि वो पूरी तरह संक्रमित होने वाला है, क्योंकि उसके पेट की नसें ब्लॉक हो रही थी और हालत बिगड़ रही थी। वो अपनी वाइफ से मिलता है और आखिरी अलविदा कहता है। मेगन, जो उसे छोड़ना नहीं चाहती, कहती है, मैं ये हमारे बच्चे के लिए कर रही हूँ। इतना कहकर वो उसे कैसियस के साथ भेज देता है और बाकी ज़ॉम्बी से लड़ने लगता है। ज़ॉम्बी 3 सर्वाइवर्स का पीछा नहीं कर पाते और वे नदी के किनारे पहुंच जाते हैं। खुशकिस्मती से मेगन की मंजिल वाली टाउन पानी के नीचे बनी थी। अबिगेल तुरंत मदद मांगने जाती है और उन्हें देखकर लोग कवर देते हैं और दूर से पीछा करने वाले मॉन्स्टर्स पर हमला करते हैं। फिर एक बोट भेजकर उन्हें कॉलोनी के अंदर ले जाते हैं और वे ज़ॉम्बी से बच निकलते हैं। पता चलता है कि ये ज़ॉम्बी यानी फेरल्स पानी के नीचे नहीं आ सकते। कॉलोनी का सीन दिखाया जाता है। जैसा मैंने बताया था, कॉलोनी बड़े शिप जोड़कर बनाई गई थी और सब इसे देखकर हैरान थे। अबिगेल सालों बाद किसी और इंसान से मिलकर बहुत खुश थी। वहां उसे बहुत मजा आ रहा था। मेगन, जिसकी हालत इस वक्त बिगड़ चुकी थी, उसे यहाँ मेडिकल केयर मिलती है। पता चलता है कि उसने बेटी को जन्म दिया है। दुख की बात यह भी पता चलती है कि मेगन ज्यादा देर जिंदा नहीं रहेगी, क्योंकि उसे बहुत ब्लड लॉस हो रहा है और यहाँ कोई ब्लड दे नहीं सकता। उसी रात नए आए लोगों के स्वागत में पार्टी होती है और अबिगेल, जो सालों से सबसे दूर थी, बहुत एंजॉय करती है। लेकिन कैसियस उसे चेतावनी देता है कि हमें यहां से जाना होगा, लेकिन अबिगेल जाने से मना कर देती है, जिससे दोनों में झगड़ा हो जाता है। घूमते हुए अबिगेल एक सीक्रेट रूम में पहुंचती है, जहां ढेर सारे एक्सप्लोसिव्स लगे थे और एक बड़ा रिमोट लटक रहा था। उसे छूने से पहले एक लड़का आकर रोकता है और बताता है कि ये उनका प्लान है। अगर कभी फेरल्स कॉलोनी पर हमला करेंगे तो सब नीचे की टनल से भाग जाएंगे और बॉम्ब से कॉलोनी उड़ा देंगे ताकि आए ज़ॉम्बी मर जाएं। लड़का अबिगेल को यह सब जानकारी दे रहा था। उसे नहीं पता था कि अभी इसकी जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि पागल वैज्ञानिक अपनी डिवाइस से ढेर सारे ज़ॉम्बी यहां ले आया था। उसने अल्फा फेरल से भी हाथ मिला लिया था, जो पहले सर्वाइवर्स ग्रुप का लीडर था। वो कैसियस से अपने ग्रुप का बदला लेना चाहता था। अल्फा को कंट्रोल करते ही सारे फेरल्स उसके कहने में। जब अल्फा फेरल बेखौफ पानी में कूदता है तो बाकी ज़ॉम्बी भी पानी का डर भूलकर पानी में कूदकर उस कम्युनिटी की तरफ तैरने लगते हैं। कम्युनिटी में जोरदार अलार्म बजने लगते हैं। फेरल्स की मौजूदगी महसूस करके सारे इंसान सीक्रेट डोर की तरफ भागने लगते हैं। कॉलोनी में अफरा तफरी मच जाती है और कुछ फेरल्स इंसानों पर हमला भी कर देते हैं। इस अफरा तफरी में कैसियस पहले अबिगेल को ढूंढता है और मिल जाती है, लेकिन उन्हें पता चलता है कि एस्केप टनल से दूर हैं। इस लड़ाई में कैसियस की मुलाकात वैज्ञानिक से होती है। वो खुद को नया भगवान समझने लगा था, सिर्फ ये डिवाइस बनाने से। कैसियस वैज्ञानिक की हरकतों से इतना गुस्सा होता है कि उस पर टूट पड़ता है और उसकी डिवाइस को दीवार पर पटक पटक कर तोड़ देता है। सिग्नल खत्म हो जाते हैं और ज़ॉम्बी अब बेकाबू होकर हमला करने लगते हैं। कैसियस अपनी जान बचाकर भागता है। आगे बढ़ते हुए कैसियस को पता चलता है कि मेगन मर चुकी है, लेकिन उसकी बेटी जिंदा है। मरने से पहले मेगन कैसियस को जिम्मेदारी सौंपती है, जैसे तुमने अबिगेल को पाला और ट्रेन किया, वैसे ही मेरी बेटी को भी करो। दिखाया जाता है कि सारे सर्वाइवर्स टनल से निकलकर सेफ जगह पहुंच गए हैं। रिमोट कंट्रोल अब उस लड़के के हाथ में है जो अबिगेल का दोस्त बन गया था। वो देखता है कि अबिगेल और उसका अंकल अभी टनल से नहीं निकले, इसलिए वो इंतजार करता है और कॉलोनी उड़ाने का बटन नहीं दबाता जब तक अबिगेल ना आ जाए। अबिगेल, जो सारे ज़ॉम्बी से लड़ रही थी, जब अल्फा ज़ॉम्बी आता है तो खुद को डिफेंड नहीं कर पाती, क्योंकि अल्फा ज़ॉम्बी की हाथ पर ब्रेसलेट देखती है, वही ब्रेसलेट जो बचपन में उसने पापा को बनाकर दिया था। ये अल्फा ज़ॉम्बी उसका पापा था। वो कुछ समझ नहीं पाती। वो उसे खाने वाला था, लेकिन तभी कैसियस समय पर आकर बचाता है। इससे उसे होश आता है। वो कैसियस को बचाना चाहती है, लेकिन पापा को मारना उसके लिए आसान नहीं था। लेकिन फिर उसे समझ आता है कि ये ज़ॉम्बी इंसान उसका पापा नहीं, बल्कि कैसियस उसका पापा है। इसलिए वो ज़ॉम्बी के सिर में गोली मारकर कैसियस को बचा लेती है। अपने पापा को मारकर अबिगेल कुछ देर शॉक में चली जाती है, लेकिन कैसियस जल्दी से अबिगेल को खींचकर टनल की तरफ ले जाता है। जैसे ही वे टनल से बाहर निकलते हैं, लड़का कॉलोनी उड़ाने का बटन दबा देता है। कुछ ही सेकंड में कॉलोनी पूरी तरह तबाह हो जाती है और वहां जमा सारे ज़ॉम्बी जलकर मर जाते हैं। सर्वाइवर्स नदी के दूसरी तरफ थे और अब दूसरी तरफ एक छोटा आइलैंड देख सकते थे।